All of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life. Steve Jobs, founder of Apple company. I guess that makes me valedictorian of my own special class. I did the best of everyone who failed. Bill Gates, founder of Microsoft. We walked this yard less than a decade apart. We studied the same ideas and slept through the same Act 10 lectures. Mark Zuckerberg, founder of Facebook. Colleges are basically for fun and to prove you can do your chores, but they're not for learning. Elon Musk, founder of Tesla. पता है इन सब में क्या कॉमन है जिससे ये आज हमारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में डोमिनेट कर पा रहे हैं? ये सब खुद को एक ऐसे सिस्टम से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिसमें आज हर एक इंसान प्राउडली इन्वॉल्व होना चाहता है। हम लोग के बिहार में कहावत है, परिवार में कहावत है, गांव में, कि एक बार जब एक आदमी का जब सरकारी नौकरी हो जाता है ना, तो 4 जनरेशन को जो है कोई दिक्कत नहीं होता है। Now in India, when you commit these 2 mistakes, you end up committing a third mistake by default, which is you get into engineering, which is exactly what I did. बचपन में सबके पास एक सपना होता है, एक दुनिया बदल देने वाला सपना। How each and every one of us has or have had dreams. And no matter how diverse and different they are, they're really important to how we live our lives. जिसे पूरा करने के लिए आपको एक रास्ता बताया जाता है जिसे नाम दिया जाता है एजुकेशन। 12 साल स्कूल में और 4 साल इंजीनियरिंग में। हर साल मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, लेकिन फिर भी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। जिस पर आप पूरे लगन से मेहनत करते हो। आप हर रोज सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, फिर कोचिंग जाते हो, फिर कोचिंग से आते ही घर पर सेल्फ स्टडी करते हो। इन सब के बीच आपके अंदर हमेशा एक सवाल रहता है, आप जो इतना सब कुछ कर रहे हो ये आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाएगा? फिर आप अपने आसपास के लोगों से पूछते हो, सभी आपको यही बताते हैं कि ये सबसे बेस्ट रोड मैप है आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए, और आप अपने ड्रीम को अचीव करने का एकमात्र रास्ता पढ़ाई को मान लेते हो। लेकिन जब आप 12th स्टैंडर्ड में आते हो तो आपको पता चलता है कि ये रास्ता कहीं से भी आपके ड्रीम को अचीव नहीं करा सकता। सभी ने कहना शुरू कर दिया था कि मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर ने, कि और किसी का कुछ होना हो तेरा तो ज़रूर कुछ होना चाहिए। 12 साल स्कूल में और 4 साल इंजीनियरिंग में। हर साल मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, लेकिन फिर भी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। लेकिन तभी आपको याद आता है आपके माँ बाप बूढ़े होने चले हैं, तो आप 12th के बाद कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ताकि आप अपने माँ बाप को एक आराम की लाइफ प्रोवाइड करा सको। लेकिन इसमें भी इतना कंपटीशन होता है कि आपको इसे क्लियर करने में कई साल लग जाते हैं। 2015 में आए थे पटना सर, और घर अभी 10 महीना हो गया सर, घर पर नहीं गए। घर पर जाते हैं तो दियादन में कहता है कि इतना दिन से पढ़ता है और पटना में कुछ नहीं करता है, तो इसके इलाज कोई भी पर्व होता है तो नहीं जाते हैं। गगनदीप की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया कि चलो आज नहीं सफलता तो कल तो कभी तो मिल जाएगी, बट जो ऊपर वाले की मर्जी थी। और फाइनली आपको एक जॉब लग जाती है, लेकिन आपकी सैलरी इतनी कम होती है कि आप खुद के खर्चे भी मैनेज नहीं कर पाते हो। इसी कारण आप कई सारे EMI और लोन के जंजाल में फंस जाते हो, और आप हर रोज ये सोचते हो कि आपने मेहनत तो बहुत किया, लेकिन आप में क्या कमी रह गई थी जो आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए। और आप हर रोज की तरह सुबह उठते हो, अपनी 9 to 5 जॉब पर निकल जाते हो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि इस देश के हर 10 में से 9 व्यक्ति के साथ यही हो रहा है। यहाँ हमारे गांव में लगभग मान के चलिए 300-350 घर होंगे, और लगभग हर घर से कोई ना कोई ऐसे बच्चा तैयारी हाँ, कोई ना कोई बच्चा तैयारी कर रहा है यहाँ से। मैं भी वहाँ रहा हूँ 8 साल। 8 साल लगभग आपको कामयाबी नहीं मिली? जी, कामयाबी नहीं मिली। क्यों इतना? Give me few minutes, I prove them कि कैसे ये एजुकेशन आपके ड्रीम को किल करता जा रहा है। Students live and study because these rooms are cheaper and more affordable for them.
And these are the very rooms where thousands of dreams are broken every year. हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। ये आपके अपने आसपास का अपना देखा हुआ आंकड़ा है। अपना देखा हुआ आंकड़ा है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया सर, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। साल होता है 1830 जब अंग्रेज इंडिया में अपना नींव रख रहे थे, लेकिन उसमें से एक लॉर्ड मकाउले ने एक मेजर प्रॉब्लम पर ध्यान दिया कि वो थे तो बस कुछ ही, पर इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं थी। तो उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सल्यूशन निकाला। उसने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे इंडियन पॉपुलेशन को तैयार करें जो दिखने में तो इंडियन पर अंदर से उसकी सोच एक ब्रिटिशर्स जैसी है, जो उसकी हर एक बात को फॉलो करे विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इसके लिए उसने हमारे देश में एक चीज नोटिस की, जिसमें एक बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा वो टोटली इस पर डिपेंड करता है कि उसको एजुकेशन किस टाइप की मिल रही है। तो यहाँ से शुरुआत होती है एक सिस्टम की, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। जब तक हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था तब तक डिवाइड एंड रूल के बेसिस पर भारत के टुकड़े करना ब्रिटिशों के लिए इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने सूट बूट वाला इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाया। इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये अंग्रेज को ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर प्रोवाइड करा सके, अंग्रेजों को भगवान की तरह पूजे। इस सिस्टम से पहले लोग अपने पैसे वाले काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, जैसे खेती या अपने से कोई छोटा मोटा धंधा करते थे। लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद इंडियंस का इस तरह ब्रेन वॉश किया गया कि वो अंग्रेजों की हर बात फॉलो करने लगे, जैसा इस सिस्टम का मेन मोटिव था। फिर साल आया 1948। आज़ादी के ठीक 1 साल बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष रहे, जो उस समय इस सिस्टम को खत्म करने के लिए राधाकृष्णन कमीशन के जरिए अपनी पहली कोशिश की, जिसके बाद मुदालियर कमीशन, कोटहरी कमीशन, एजुकेशन नेशनल पॉलिसी एनपीई जैसे सरकार ने कई स्कीमें चलाई, जिसका परिणाम स्वरूप बदला तो क्या, सिर्फ इस सिस्टम का नाम द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम बन गया। भारत में क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम की वजह से उन लोगों को सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाती है। आखिर क्यों भारत में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, टेस्ला जैसी कंपनियां नहीं बन पाती है? ये सिस्टम हमें सिखाता है तो क्या, सिर्फ रैट रेस। इस रैट रेस में हम इस तरह फंस चुके हैं कि यही अब हमें एक आम जिंदगी लगने लगी है, जिसमें हम हर दिन बस दूसरों के लिए कंसिस्टेंसी से काम करते। हम शुरू से ही एक ऐसे सिस्टम में ट्रेन हुए हैं जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी से किसी दूसरे को ऊंचा करते आ रहे हैं, और आज वो दुनिया में डोमिनेट कर पा रहे हैं। इन सब का मेन कारण क्या है? ये सिस्टम जो कभी हमें कुछ खुद करने के लिए सिखाता ही नहीं है, जो हमेशा किसी दूसरों के लिए काम करने वाला नौकर बनाता है। सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, सत्य नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, शांतनु नारायण, सीईओ ऑफ एडोब, अरविंद कृष्णा, सीईओ ऑफ IBM। पता है इन सब में कॉमन क्या है? आप कहोगे हाँ ये सब बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं, बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। ये सभी एक इंडियन है जो बाहर किसी दूसरे कंपनी के सीईओ हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर ये सारे लोग भारत में होते तो क्यों नहीं भारत भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना पाता? हम बस इस सिस्टम के ट्रैप में फंस
कर बस अपने आप को कोसते रहते हैं। अगर कोई इस ट्रैप में नहीं भी पड़ना चाहता तो समाज उसे इस ट्रैप में जबरदस्ती ढकेल देता है। हमारे समाज में भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रखा है जिसमें जॉब को एक सेफेस्ट प्लेस बना दिया गया है। व्यवस्था को सही करो, मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी नहीं। आपके जन्म होने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता है, अगर बेटी हुई तो उसे डॉक्टर, टीचर या नर्स बनाऊंगा, अगर बेटा हुआ तो इंजीनियर, वकील या IITN बनाऊंगा। और जब आपका जन्म होता है आप सही से बोलना शुरू भी नहीं किए होते हो, आपको स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है। आपको इस तरह बिजी कर दिया जाता है कि आप खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते हो, आप अपनी स्किल सीख ही नहीं पाते हो। आपको इस तरह डिज़ाइन कर दिया जाता है कि आप बस उतना ही करते हो जितना आपको करने बोला जाए। होमवर्क क्यों नहीं किया अभी तक? तुम्हारा होमवर्क ये क्या कर रहे हो? तुम बताओ, इसमें ड्राइंग बना रहे हो? ये होमवर्क है तो इसमें ड्राइंग कर रहे हो? हाँ, हमेशा पढ़ने को कहती हैं। पढ़ने तुम्हारा मन नहीं लगता है? पढ़ना नहीं पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो जाऊंगा। आपकी क्रिएटिविटी कब खत्म होने लगती है खुद आपको भी पता नहीं चलता। और जब आप कोई नौकरी करने की सोचते हो तो वहाँ आपसे ये पूछा जाता है कि आप में स्किल क्या है। एक रियल प्रॉब्लम, स्किल्स रिजेंट गैप। मतलब वो लोग जो ग्रेजुएट कर भी रहे, जो लोग डिग्रियां लेके कॉलेज से निकल भी रहे, वो एम्प्लॉयबल ही नहीं। उनको पढ़ाया कुछ और जा रहा है एंड कंपनियों में करा कुछ और जा रहा है। यहाँ आप अभी भी जावा सीख रहे हैं और वहां लोग LLM तक पहुंच चुके हैं। सो देयर इज मैसिव डिस्कनेक्ट बिटवीन। आखिर अगर जॉब में स्किल मैटर करती है तो हमें क्यों नहीं बेसिक स्किल सिखाई जाती है? आखिर क्यों हमें रोड लर्निंग करने को बोला जाता है? 2008 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.4% और जून 2024 में 9.2% हो चुका है। पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोगों ने एग्जाम की प्रिपरेशन की और गवर्नमेंट जॉब हुआ 7,22,000 लोगों को। हर साल ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जॉब होता है ओनली 15 लाख लोगों को। आज 60% इंडियन यूथ मेंटल हेल्थ इशू के शिकार है। इन सब का कारण क्या है? ये सिस्टम। इन सब की वजह से इंडिया एक स्टूडेंट सुसाइड हब बन चुका है। 2015 से 2025 तक ऑलमोस्ट 75,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। मतलब हर दिन लगभग 115 स्टूडेंट्स इस सिस्टम से गिव अप कर दे रहे हैं। जब मकौले इस सिस्टम को इंडिया में एस्टेब्लिश कर रहा था तब उसने एक और प्रॉब्लम नोटिस की। वो थे तो बस कुछ ही, लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। साल था 1835। थॉमस बायबेंटन मकौले एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होते हैं, जो इसे इंग्लिश एक्ट 1835 के तहत पास कर देते हैं। यहाँ सभी इंडियन ये सोच रहे थे कि अंग्रेज उनका भला ही चाहते हैं, जिससे वो इंग्लिश सीख पाएंगे और दुनिया से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जिससे उन्हें ट्रेड करने में मदद मिली। पर इसमें मकौले का मेन मोटिव कुछ और है। ये आप खुद मकौले से सुनिए। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. अमेरिका के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है जो इंग्लिश को प्रायोरिटी देता है, जिसका कैलकुलेशन क्या निकला है? इंडियंस इंग्लिश को अपने पर्सनैलिटी का एक हिस्सा मानते हैं। इंग्लिश उसे एक
फुल लैंग्वेज की तरह लगता है, जिसे बोलकर वो भी फुल बन जाएंगे। इसी कारण स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इन सभी जगहों पर डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी काम होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं। आज फ्रांस, ईरान, चाइना, रशिया जैसे कंट्रीज अपने नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करने पर ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन हम अपने लैंग्वेज को बोलने में ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं हम इतने साल बाद भी ब्रिटिशर्स के प्लान के अनुसार काम कर रहे हैं। हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। हम आज भी बस एक फैक्ट्री वर्कर की तरह ही ट्रीट हो रहे हैं। प्राचीन समय में पूरी दुनिया से लोग भारत पढ़ने आते थे। यहाँ हर एक स्किल को समान इक्वलिटी दी जाती थी। यहाँ के नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना फॉरेनर्स का सपना हुआ करता था। जो देश अदर कंट्री को एजुकेट करता था, आज उसी देश को एक वेस्टर्न कंट्री के एजुकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सभी के तरह 9 to 5 जॉब के रास्ते पर जा सकते हो, या आप अपने अंदर किस स्किल को डेवलप करके अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन लो, पर साथ साथ अपने स्किल को इम्प्रूव करने पर भी ध्यान दो। आज के समय में कई सारी ऐसे स्किल हैं जिसे आप सीख कर आने वाले समय में डोमिनेट कर पाओगे। आपको खुद ही अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, वरना आपने तो इस सिस्टम पर कई सारे वीडियो देखे होंगे और इग्नोर कर दिए होंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो के बाद भी कोई एक्शन नहीं लोगे तो इस खोखले सिस्टम के ट्रैप में फंस जाओगे। तो बी केयरफुल।